ही का नाम ये कंबोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मनी 9 के पसंदीदा शो मनी सेंट्रल में, जिसमें कि हम हर रोज़ जो है आपकी जेब से जुड़ी हुई न खबरें सिर्फ बताते हैं, बल्कि बताते हैं कि उसका विश्लेषण करके किस तरीके से आपकी जेब पर उसका असर होगा, देश की अर्थव्यवस्थाओं पर तमाम असर किस तरीके से पड़ेगा। और इस पर हमारी मदद करते हैं मनी 9 के संपादक अंशुमान जी। अंशुमान जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। और आगे बढ़ें उससे पहले जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आज किन महत्वपूर्ण खबरों को हम जगह देने वाले हैं। ओटीएस के जरिए जरा नजर डालते हैं आज किन महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि जिस तरीके की बारिश देखने को मिल रही है, खेती के लिए आखिर में मुसीबत कैसे बन गया मानसून, इस पर आज विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। पूरे मानसून से जुड़ी जो भी खबरें हैं वो आपको बताई जाएंगी। साथ ही साथ नौकरियां कम हो रही हैं और धोखे ज़्यादा, क्या है पूरी खबर, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वंदे भारत को लेकर के भी एक अपडेट आई है और सवाल यही कि ऐसे कैसे चलेगी वंदे भारत। इसके अलावा बात करेंगे रिलायंस को लेकर के, काफ़ी सारी अपडेट्स हैं, उस पर डिटेल में आज हम बातचीत करेंगे। और अदानी आखिर में कंपनी क्यों बेच रहे हैं, इंटरेस्टिंग खबर है, विस्तार से चर्चा करेंगे। और जीएसटी में बहुत बड़ा बदलाव, क्या बदलाव है, डिटेल में पूरी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात मानसून की कर लेते हैं। उत्तर भारत में भारी बरसात की वजह से पूरे देश में मानसून सीजन के लिए बरसात की कमी तो दूर हो गई, लेकिन भारी बरसात की वजह से कई राज्यों में जान माल की काफ़ी भारी हानि हुई है। खासतौर से पहाड़ी राज्यों में नुकसान ज़्यादा है। कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं, कई पुल बह गए हैं और बरसात की वजह से सब्जियों को नुकसान की आशंका है। साथ में सप्लाई भी प्रभावित हुई है, जिस वजह से सब्जियों की महंगाई बढ़ने की आशंका है। पंजाब के कपास उत्पादक क्षेत्रों में भारी बरसात की वजह से कपास की फसल को भी भारी नुकसान की आवश्यकता है। सर, कृषि क्षेत्र के लिए ये बरसात किस तरीके से दिखाई दे रही है? बहुत लोग कहते हैं बारिश नहीं हो रही है, अब बारिश हो गई है, तो क्या अच्छी है या बुरी है? बिल्कुल, इस बार का मानसून वास्तव में मुसीबत है कई तरह से। अगर आप वर्षा के वितरण को देखें तो पहले जिन इलाकों में मानसून की ज़रूरत थी वहाँ मानसून लेट आया और बारिश नहीं हुई। अगर आप भारत के वर्षा के ताज़े मैप को देखें तो आपको एक हिस्से में, उत्तर भारत के एक हिस्से में, जहाँ आमतौर पर मानसून की अच्छी संतुलित बारिश की उम्मीद की जाती है इस मौसम में जो फसलों के लिए अच्छी हो, वहाँ पानी प्रलय की तरह बरस रहा है और उससे चौतरफा तबाही है, जिस पर हम आगे समझेंगे कि उसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर होने वाला है। और दूसरी तरफ आप आज भी अगर भारत में मौसम विभाग की तरफ से जारी हुए आंकड़ों को देखें तो एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो लाल रंग से दिखता है, जहां पर बारिश नहीं है, रेन की डिफिशियंसी है, और वहां से जो खरीफ की बुआई में कमी आई है उसकी भरपाई इस इलाके में होने की संभावना अब कम हो गई है। अगर आप बड़ा आंकड़ा देखें और देश में मानसून की बारिश की औसत को देखें तो ये आंकड़ा तो यही कहेगा कि बारिश की कमी थी वो अब सरप्लस में पहुंच गई, पर ये सरप्लस बेहद खतरनाक है। उत्तर भारत के जिन इलाकों में इस समय बारिश हो रही, जिस तरह से बारिश हो रही, उसमें कम से कम कपास की फसल के लिए तो बेहद मुश्किल आने वाली है। पंजाब के जिन इलाकों में कपास की अर्ली सोइंग होती है, जल्दी बुआई होती है, वहाँ ये बारिश कपास की फसल को ख़राब भी कर रही है और उसमें कीड़ों का खतरा भी है। पंजाब के किसानों ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मुआवजे की मांग भी शुरू कर दी है। धान की फसल के लिए बारिश थोड़ी कुछ हद तक बेहतर है, लेकिन अगर इतनी तेज़ी से बारिश हुई तो धान की फसल पर भी असर पड़ने की संभावना है। सब्जियां और फलों के लिए बेहद मुश्किल का समय है और इसलिए हमें दिख रहा है कि महंगाई आने वाले समय में खाद्य उत्पादों की महंगाई बढ़ती दिखाई देगी। इस तरह के भी संकेत हैं कि जून में खुदरा महंगाई के आंकड़े में थोड़ी बढ़त भी दिखाई दे सकती है। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान उत्तर भारत में मानसून की इस बारिश से हुआ, जो आमतौर पर इतने बड़े हिस्से में नहीं होती। विपुल, पहाड़ी इलाकों में हमने प्रत्याशित बारिश देखी है, उससे होने वाला नुकसान देखा है, लेकिन मैदानी इलाकों में इतनी ज़्यादा बारिश, जो क्लाइमेट चेंज या मौसम का असर है, वो दिखाई दे रहा है और इससे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेहद बुरा असर पड़ा है। सड़कें टूटी हैं, इसकी एक बड़ी कॉस्ट है जो केंद्र और राज्य सरकारों को इनकी रिपेयरिंग में उठानी पड़ेगी। और जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सुधरता, हिमाचल से आने वाला या मैदानी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सुधरता, सामानों की आपूर्ति उन बाज़ारों में भी बाधित रहेगी जिन बाज़ारों में सामान जाना है और जहां से आना है। और इसका पूरा जो नेट रिटर्न है वो हमें जुलाई के महंगाई के आंकड़े में दिखाई देगा। और इसलिए ये मानसून खेती के लिए कोई बहुत अच्छी खबर लेकर नहीं आया, जो लेट रिवाइव हुआ है, और अब ज़्यादा बड़ी चुनौती इसके नकारात्मक असर से निपटने की है। तो कुल मिलाकर के आप ये कह रहे हैं कि महंगाई अब बड़ा कंसर्न, इस बरसात से महंगाई जो है
वो बढ़ने वाली। हाँ, इस बरसात से महंगाई दो वजह से बड़ा कंसर्न है। पहला कंसर्न तो ये है कि जो जिन फसलों में, सब्जियों में, टमाटर में या सब्जियों में दबाव बना हुआ था, उन बाजारों में, उन मंडियों से सामान लाने में दिक्कत है। और दूसरी चीज़ है कि इतनी अधिक बारिश जो मानसून में अप्रत्याशित रूप से हुई है, इसका असर उनकी कीमतों पर दिखाई देगा। हमें याद रखना ज़रूरी है कि सीरियल्स के प्राइस, अनाजों के प्राइस लगातार बढ़े हुए हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी कीमतें कम नहीं हो रही हैं। चावल की कीमतें और गेहूँ की कीमतों में भी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। और अब ये मौका ऐसा है जहाँ से हमें ये उम्मीद की जा सकती थी कि पैडी की या धान की बुआई में थोड़ी सी बेहतरी दिखाई देगी। अभी हमारे पास इसके आंकड़े नहीं हैं, लेकिन जब ये बारिश का जब स्पेल ख़त्म होगा तो हमें पता चलेगा कि आखिर खरीफ की बुआई में कितनी रिकवरी दिखाई दी। फिलहाल दलहन और पैडी, इन दोनों की बुआई में करीब करीब 1/4 कमी पिछले साल की तुलना में दिखाई दे रही है जो पिछले साल की बुआई का आंकड़ा हमारे पास था। चलिए, इस बीच बेरोजगार हुए लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नौकरी दिलाने के लिए बेरोजगारों से पैसा वसूली की जाती है और फिर उस पैसे को लेकर के लोग गायब हो जाते हैं। हाल के दिनों में देश के कई शहरों से इस तरह के मामले सामने आए हैं। बीते 1 साल के दौरान देश के अलग अलग सेक्टर्स में लोगों की नौकरियां गई हैं और नई नौकरी की तलाश में कई लोग नौकरी के नाम पर ठगने वाले गिरोह के झांसे में आ रहे हैं। उधर कंपनियों की तरफ से निकाली जाने वाली नौकरियों में भी कमी देखने को मिल रही है। सर, सवाल यही कि नौकरियों की बाजार की तस्वीर इस समय कैसी दिखाई दे रही है? नौकरियों के बाजार की से दो तरीके की खबरें हैं और दोनों खबरें समझना हमारे लिए ज़रूरी है। भारत के जॉब मार्केट में समस्या पिछले 1-1.5 साल से चल रही है। अगर आप कोविड के दौर से देखें तो कोविड में जितनी नौकरियां खत्म हुई थी, ध्वस्त हुई थी, उनकी वापसी नहीं हुई। अब एक जो ताज़ा आंकड़ा हमारे पास आया, फाउंडेड नाम की टैलेंट मैनेजमेंट फर्म है, उसने काफ़ी विस्तार से बताया है कि पिछले साल की तुलना में इस साल प्राइवेट कंपनियों ने, जिन पर भारत के रोजगार का अधिकांश दारोमदार है, 80% के आसपास, 82% के आसपास रोजगार प्राइवेट सेक्टर से आते हैं। सरकार एक छोटा सा हिस्सा रखती है। उसमें भी जो अच्छी नौकरियां हैं, जो संगठित नौकरियां हैं, वो जिन सेक्टर से आते हैं उन पर सबसे बड़ा दारोमदार है। ऐसे सेक्टर्स को भी अगर ध्यान में रखा जाए तो उनकी जॉब पोस्टिंग में, यानी उनकी तरफ से आने वाली वैकेंसीज में, उनकी तरफ से जारी की जाने वाली एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट में 30% की कमी आई है। और यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि इसके भीतर से जो आंकड़े निकल रहे हैं वो बता रहे हैं कि जो क्षेत्र भारत में रोजगारों की बढ़त को पिछले 3-4 साल से लीड कर रहे थे, कोविड से पहले लीड कर रहे थे, वहाँ सब जगह कमी आई है। जैसे आंकड़े बता रहे हैं फाउंडेड के कि आईटी और सेक्टर है जिसमें कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शामिल हैं, इन्होंने करीब जॉब पोस्टिंग में, इनकी जॉब पोस्टिंग पिछले साल 2022 में 4,74,000 थी, जो घटकर 3,61,000 रह गई हैं। दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा जहां से नौकरियां आती हैं वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, जिसको बीएफएसआई कहते हैं। यहां भी तेज गिरावट दिखाई दी है। टेलीकॉम सेक्टर में नौकरियों में तेज गिरावट दिखाई दी है और एंटरटेनमेंट मीडिया में भी तेज डिक्लाइन दिखाई दिया है। ये दिखाई दे, भारत में करीब 27 ऐसे क्षेत्र हैं, छोटे बड़े क्षेत्र हैं विपुल, जहां से अच्छी नौकरियां, संगठित नौकरियां आती हैं, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा आईटी, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, टेलीकॉम और मीडिया, एंटरटेनमेंट, रिटेल सेवाओं का है। इन सब में नौकरियों में कमी होती दिखाई दे रही है। और अब दूसरी बात जो खबर आपको विपुल ने बताई वो जॉब स्कैम से जुड़ी हुई। भारत में मेरा सवाल भी सर वही था कि अब किस तरह के ये घोटाले, नौकरियों में किस तरह का घोटाला हो रहा है? हाँ, और इस जॉब स्कैम्स को लेकर अब सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की उनको ज़रूरत है। जब नौकरियों की कमी है और नौकरियों की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ रही है, पूरे देश में जॉब फ्रॉड्स का एक जाल फैला हुआ है और शायद ही आपके आसपास ऐसे लोग आपको नहीं मिलेंगे जिनके पास नौकरियों के लिए सूचना, कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं आते होंगे। अब स्थिति यहाँ तक है कि वर्क फ्रॉम होम कराने के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। आप खासतौर से जो दर्शक मनी सेंट्रल देख रहे हैं वो ध्यान रखें कि कई सारी प्रमुख हायरिंग कंपनियों की नकली वेबसाइट्स बना ली गई हैं, उनकी क्लोन वेबसाइट बना ली गई हैं। उन वेबसाइट्स से लोगों पर से आवेदन मांगे जा रहे हैं और वहाँ उनको उनकी पर्सनल जानकारियाँ, उनका डेटा, उनकी फिनेंशियल डेटा को शेयर कराया जा रहा है। इसी तरह से कंपनियों के नकली लोगो बना लिए गए हैं, लेटर हेड्स बना लिए गए हैं, उन लेटर हेड से लोगों को उनको नियुक्ति के पत्र भेजे जा रहे हैं। ऑनलाइन इंटरव्यू फ्रॉड किए जा रहे हैं, पूरा जूम पर ऑनलाइन इंटरव्यूज किए जा रहे हैं और लोगों को हायर किया जा रहा है। इसका पूरा पर्पस आपकी जानकारी चुराना है, डेटा निकालना है और इसके अलावा कई जगह फीस भी ली जा रही है भर्ती के लिए। नौकरियों की कमी के बाजार में इस समय धोखेबाजों का पूरा जाल फैला हुआ है। ऐसी स्थिति में ज़्यादा ज़रूरी है कि नौकरियों के जो ऑफ़र आपके पास आ रहे हैं उनमें वास्तविकता के तौर पर आप जांच लें कि दरअसल हुआ क्या है। तो कोई भी ऑफ़र इस तरह का अगर आपको आए तो क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करें ताकि आप भी इस तरह के धोखे में ना फंसें।
सरकार अपनी कारोबारी विस्तार रणनीति के तहत दुनिया भर में रोड शो और सम्मेलनों का आयोजन करेगी। इसके लिए सरकार ने 30 देशों में 30 सेक्टर की 106 कंपनियों की पहचान की है। आगे भी इस सूची को और बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा भारत में निवेश को आमंत्रित करने के लिए कंपनियों के लीडरशिप के साथ भी बैठकें लगातार की जा रही हैं। सर, निवेश को खींचने के लिए भारत पहले भी कई तरह के रोड शो कर चुका है। इस रोड शो में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? ये थोड़ा दूसरे तरीके का रोड शो है। आपने ठीक कहा विपुल। भारत सरकार की तरफ से हर साल भारत की निवेश मेले आयोजित किए जाते हैं। मुख्यमंत्री साल में 2-3 बार दुनिया के अलग अलग देशों में जाते हैं निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए। हर राज्य अपना एक निवेश मेला करता है। लेकिन ये प्रयोग थोड़ा सा अलग है। ये प्रयोग दरअसल एक्सपोर्ट्स के लिए किया जा रहा है, निवेश आकर्षित करने के लिए नहीं, बल्कि भारत से निर्यात बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इस नई योजना के तहत मनी सेंट्रल के दर्शकों को हम बता चुके हैं कि सरकार अपनी एक्सपोर्ट नीति में एक बदलाव करने जा रही है, जिसमें फोकस्ड उत्पादों और उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। खास बाजारों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कोशिश ये है कि कुछ भारत के जो प्रमुख उत्पाद हैं जिनका निर्यात बढ़ाया जा सके और जो प्रमुख बाजार हैं जिनसे निर्यात जोड़ा जा सके, उन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और उसी रणनीति के तहत दुनिया में 100 ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी सप्लाई चेन में शामिल होने की कोशिश की जाएगी। और ये पूरी कोशिश उसी तरीके की है। 100 से 106 कंपनियां 30 देशों में फैली हुई हैं। उन्हें ले जाकर भारत के एक्सपोर्ट्स के बारे में बताना और भारत के एक्सपोर्ट्स को उनकी सप्लाई चेन में पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। ये रोड शो शुरू होने वाले हैं जो कि दुनिया के कई बड़े देशों में होंगे, जिसमें उन बाज़ारों में जिनको भारत ने अपनी वरीयता के प्रायोरिटी मार्केट्स में रखा है। इसमें अमेरिका, कनाडा, जापान, सऊदी अरबिया, जर्मनी, यूके, स्वीडन, ताइवान और साउथ कोरिया हैं। इन बाज़ारों में भारतीय कंपनियों के लिए निर्यात की संभावनाएं तलाशने के लिए सरकार अपनी पूरा तामझाम और पूरी ताकत इसके पीछे लगा रही है। इधर विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी कि एफपीआईज के लिए सेबी ने पिछले महीने जिन सख्त डिस्क्लोजर नियमों को जारी किया है, उसका असर अब भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने वाले 100 एफपीआई पर पड़ सकता है। सर, सेबी के ये नए नियमों में ऐसा क्या है कि एफआईज के बीच में, एफपीआईज के बीच में एक तरीके से अफरा तफरी देखने को मिली? सेबी के नए नियम डिस्क्लोजर नॉर्म्स आए हैं जिनके और इसके पीछे आप अडानी समूह से इसके तार भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब अडानी समूह का मामला हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के साथ आया था, तब सेबी ने कहा था कि उसे बहुत सारे विदेशी निवेशकों के बारे में जानकारी ही नहीं, जो भारतीय बाजार में निवेश करते हैं वो उनमें किसका फंड लगा हुआ, उस फंड के पीछे कौन कंपनी है, कौन सी एजेंसी है जो निवेश कर रही है, पता नहीं होता। और इसलिए एफपीआई के डिस्क्लोजर नॉर्म्स पूरे तरह से बदले गए थे। सेबी ने अपने बोर्ड बैठक में उसे पारित किया था। तो जो बड़े निवेशक हैं भारत के, उनके लिए मुश्किल है, और ये मुश्किल भारत के शेयर बाजार में निवेश पर इसका असर दिखाई देगा। जो नए नियम है उस हिसाब से ये माना जा रहा है कि अगर कोई भी डोमेस्टिक इक्विटी में कोई भी कंपनी 25,000 करोड़ रुपए से ऊपर की होल्डिंग रखती है तो उसे एक एक छोटी छोटी जानकारी, राई रत्ती जानकारी सेबी को देनी होगी। जानकारी में यहाँ तक बताना होगा कि कौन सी कंपनियां या कौन से लोग उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है, उनके बाकी कारोबार क्या है, उन्होंने कहाँ कहाँ निवेश कर रखा है, वो और कहीं काम कर रहे हैं तो उनकी कंपनियों की ओनरशिप का मॉडल क्या है। ये एक बड़ा जानकारी की ज़रूरत सेबी ने इनके सामने रखी, इस शर्त को सामने रखा है। इसके अलावा अगर कोई सिंगल ग्रुप में, किसी एक पर्टिकुलर सिंगल कंपनी में किसी एफपीआई का 50% से ज़्यादा एक्सपोजर हो जाता है किसी एक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी में, तो उसे भी बहुत विस्तार से ऐसी सारी जानकारियां देनी होंगी। और ये माना जा रहा है कि भारत में करीब करीब 100 एफपीआई ऐसे हैं विपुल, जिनका सिंगल ग्रुप एक्सपोजर 50% से ऊपर है। एक ग्रुप में जिनमें उनकी हिस्सेदारी 50% से ऊपर है। और ये करीब मार्च क्वार्टर का जो आंकड़ा हमारे पास है वो बता रहा है कि करीब ये हिस्सेदारी 1.2 ट्रिलियन रुपीज़, 1.2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की है। करीब 50 एफपीआई ऐसे हैं 51 एफपीआई ऐसे हैं जिनका इन्वेस्टमेंट एक सिंगल कॉर्पोरेट ग्रुप में केंद्रित है, यानी एक ही कॉर्पोरेट ग्रुप में उनका निवेश केंद्रित है। अब ऐसे एफपीआईज के लिए आने वाले समय में सेबी के इन नए डिस्क्लोजर नॉर्म्स या इन नए पारदर्शिता नियमों के कारण और ज़्यादा सूचनाएं देने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ेगा, जिसका असर हमें इनके निवेश पर पड़ता दिख सकता है। तो निवेश पर इनके असर देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों में फंसे हुए कर्ज को कम करने के लिए फ्रॉड से जुड़े मामलों और विलफुल डिफॉल्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। इसके अलावा ग्रोथ की रफ्तार बढ़ाने के लिए भी कदम उठाने के लिए कहा गया है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि बीते 6 साल में वित्त वर्ष 2021-22 तक बैंकों ने अपने बुक से 11.17 लाख करोड़ रुपए के फंसे कर्ज को वो माफ़ कर चुके हैं। सर, ये समझ में नहीं आ रहा है, वित्त मंत्री कह रही हैं विलफुल डिफॉल्टर्स के ऊपर सख्ती की जाए,
आरबीआई कुछ और बात कह रहा है, कंफ्यूजन कहाँ पर है? बैंकों के साथ जो आरबीआई की बैठक हुई और वित्त मंत्री भी उसमें मौजूद थी, वित्त मंत्रालय की बैठक थी, आरबीआई भी उसमें मौजूद था। उस बैठक में आश्चर्यजनक रूप से उस सर्कुलर पर कोई चर्चा नहीं हुई जो सर्कुलर पिछले 2 महीने से पूरे बैंकिंग उद्योग में सबसे ज़्यादा विवाद का और बहस का विषय है। जिस सर्कुलर में रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा था कि फ्रॉड करने वाले, बैंकों को जानबूझकर चूना लगाने वाले यानी विलफुल डिफॉल्टर्स और फ्रॉड करने वालों से केस सेटल किए जाएं और उन्हें दोबारा कर्ज देने की व्यवस्था शुरू की जाए, उनके साथ एक समझौता कंप्रोमाइज सेटलमेंट किया जाए। और उस कंप्रोमाइज सेटलमेंट के नियम भी आरबीआई ने बैंकों को बता दिए थे। बैंकों में इसको लेकर काफ़ी हिचक है, उन्होंने काफ़ी सवाल उठाए, सरकार आरबीआई से क्लैरिफिकेशन दिया, आरबीआई ने उस पर क्लैरिफिकेशन कोई नहीं दिया। दिलचस्प बात यह है कि जब पिछले सप्ताह वित्त मंत्री बैठे और उन्होंने सारी चर्चा की, उसमें ये अगर कहीं आया तो आधिकारिक रूप से इसके बारे में बताया नहीं गया। वित्त मंत्री की तरफ से जो बयान आया या सरकार की तरफ से जो बयान आया वो विलफुल डिफॉल्टर पर सख्ती करने का है, फ्रॉड करने वालों पर ज़्यादा सख्ती करने का है। जैसा आपको विपुल ने बताया कि 11 लाख करोड़ रुपए के आसपास के तो लोन राइट ऑफ किए हैं बैंकों ने विलफुल डिफॉल्टर्स के खाते में, या जो उन बैंकों को चूना लगा कर गए थे उनके ऊपर गए थे। अब यहाँ एक हमें दुविधा सी दिखाई देती, 2 तरह की परिस्थितियाँ दिखाई देती हैं। जो बैंकों की मालिक है यानी सरकार, जिसकी बैंकों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, वो चाह रही है कि विलफुल डिफॉल्टर्स पर सख्ती की जाए, जबकि रिजर्व बैंक बैंकों से कह रहा है कि विलफुल डिफॉल्टर से समझौता किया जाए। अभी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है कि बैंक किस दिशा में जाएंगे। कोरोना के बाद पहली बार रेलवे की माल ढुलाई में गिरावट देखने को मिली है। जून के दौरान रेलवे के जरिए करीब 12.3 करोड़ टन की माल ढुलाई हुई है, जो कि 2022 के जून में हुई माल ढुलाई के मुकाबले करीब 2% कम है। उधर शताब्दी और वंदे भारत जैसी रेलगाड़ियों के जिन रूट्स पर रेलगाड़ियों में पूरी सीटें नहीं भर पाती हैं, उन पर रेलवे की तरफ से किराए में 25% तक की छूट दी जा सकती है। रेलवे बोर्ड की तरफ से शनिवार को जारी ऑर्डर में कहा गया है कि चेयर कार तथा एग्जीक्यूटिव क्लास वाली रेलगाड़ियों में यात्री सीटों के आंकड़ों का 30 दिन तक आकलन किया जाएगा और जिन गाड़ियों में सीटें 50% से कम भरी हुई पाई जाएंगी, उनमें यात्री किराए में 25% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। सर, अब जो ये डिस्काउंट देने की बात हो रही है, इससे वंदे भारत सफल हो पाएगी आर्थिक रूप से? 2 खबरें रेलवे को लेकर और दोनों महत्वपूर्ण है। पहली खबर फ्रेट को लेकर। जून के महीने में रेलवे की माल ढुलाई में गिरावट आई। कोविड के बाद ये पहली बार ऐसा महीना था जिसमें कि माल ढुलाई में गिरावट आई। और इसके साथ एक आंकड़ा और हम पैरेलल देखने की कोशिश कर रहे थे, भारत के एयरपोर्ट्स पर कार्गो की हैंडलिंग में भी गिरावट आई। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सुस्ती की संभावना दिखाई दे रही थी वो कार्गो के आंकड़ों से और माल ढुलाई के आंकड़ों से करीब से दिखाई देती है। जबकि जून के महीने में ये माना जा रहा था कि कोयले का परिवहन रेलवे से ज़्यादा हुआ होगा। तो ये रेलवे के खजाने के लिए, रेलवे की रेवेन्यू के लिए चिंता का विषय। अब दूसरी बात, वंदे भारत को लेकर रेलवे गहरी दुविधा में दिखती है। ट्रेन पर ट्रेन लॉन्च की जा रही हैं, जारी की जा रही हैं, उनको हरी झंडी दिखाई जा रही है, पर वंदे भारत में 40% 50% सीटें खाली हैं। उसकी वजह है कि वंदे भारत का किराया बेहद ज़्यादा है। आमतौर पर जिन रूट्स पर या जिन सेक्शंस पर वंदे भारत चलाई जा रही हैं, उसी रूट पर चलने वाली जो दूसरी सुपरफास्ट ट्रेनें हैं, उनसे इसके किराए काफ़ी ज़्यादा है। लगने वाले समय में 1 घंटे 45 मिनट की बचत होती है। और इस तरह से वंदे भारत तो अच्छी और नई सुविधा होने के बावजूद भी ट्रेन की इकोनॉमिक्स में, टैरिफ की इकोनॉमिक्स में या फेयर की इकोनॉमिक्स में नॉन कॉम्पिटिटिव सी हो रही है। यानी इस पूरी सेवा को इसकी लागत ज़्यादा होने के कारण, किराया ज़्यादा होने के कारण उतना समर्थन नहीं मिल रहा और मजबूरी में इस नई सेवा पर टिकट की दरें घटाने की कोशिश की जा रही, तैयारी की जा रही। और ऐसा इसलिए है ताकि वंदे भारत को किसी तरह आकर्षक बनाया जा सके। अब वंदे भारत एक दोहरी प्रतिस्पर्धा में फंस गई है। एक तरफ एविएशन सेक्टर है जहां और कम समय लगता है, लोग अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वो 2 बड़े शहरों के बीच विमान यात्रा करते हैं। दूसरी तरफ सुपरफास्ट ट्रेनें हैं, शताब्दी जैसी ट्रेनें जो वंदे भारत से थोड़ा सा ज़्यादा समय लेती। इनके बीच में आकर एक नई सर्विस शुरू हुई और इस नई सर्विस की भी आर्थिक व्यवहार्यता, इकोनॉमिक वायबिलिटी स्थापित नहीं हो पा रही। इसलिए नई ट्रेन में भी किराए में कमी करनी पड़ रही है ताकि यात्री इसमें बैठ सकें। फिलहाल ऐसे आंकड़े मिल रहे हैं कि 40 से 50% तक सीटें खाली जाती हैं वंदे भारत में। एक सवाल और सर, अभी जो आप बता रहे थे कि ये गिरावट जो माल भाड़े के अंदर देखने को मिली है, उसकी क्या वजह मान रहे हैं? माल भाड़े में गिरावट की 2 बड़ी वजह दिखती हैं। एक तो ये कि अर्थव्यवस्था में मांग की कमी दिख रही है, जो इस क्वार्टर में हमें नतीजों के तौर पर दिखाई दी है। माल भाड़ा चूँकि रेलवे प्रमुख रूप से जो बड़ा और हैवी कार्गो वो कैरी करता है। और दूसरा हमें ये भी दिखता है कि जो बंदरगाहों पर माल की ढुलाई उसमें भी कमी आई है और उसका असर भी हमें रेलवे के कार्गो के ट्रैफिक में गिरावट के तौर पर दिखता है।
अगली तिमाही 2 तिमाही महत्वपूर्ण है रेलवे के लिए, रेलवे के खजाने के लिए, क्योंकि बिजी सीज़न जैसे ही बारिश खत्म होगी बिजी सीज़न शुरू होगा और उस बिजी सीज़न में सितंबर से लेकर दिसंबर तक अगर रेलवे को बेहतर माल भाड़ा मिलता है तो रेलवे की बैलेंस शीट थोड़ी सी बेहतर स्थिति में आ सकती है। नहीं तो इस साल रेलवे के खजाने पर निगाहें रहेंगी बजट आते समय। जी, इस बीच आप बात कर लेते हैं शेयर बाजार की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर के। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड ने ग्रुप की रिटेल कंपनी रिलायंस रिटेल में नॉन प्रमोटर हिस्सा यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल को घटाने को मंजूरी दे दी है। शेयरधारकों को इन शेयरों के बदले 1362 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। मुकेश अंबानी के रिटेल कारोबार का वैल्यूएशन 12.31 लाख करोड़ रुपए है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि 18.01 लाख करोड़ का ये 70% है। दूसरी ओर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड यानी कि RSIL के डीमर्जर के लिए रिकॉर्ड डेट 20 जुलाई तय रखने का ऐलान कर दिया है और डीमर्जर के बाद इसका नाम बदल करके जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यानी JFSL हो जाएगा। पिछले महीने डीमर्जर पर नियामकीय मंजूरी मिलने के बाद कंपनी की बोर्ड बैठक में इसको लेकर के ये फैसला लिया गया है। लेकिन सर, सवाल रिलायंस रिटेल को लेकर के, आखिर में निवेशक खुश क्यों नहीं है, निवेशक नाराज क्यों है इससे? आमतौर पर कंपनियों के बायबैक निवेशकों को खुश करते हैं। बिल्कुल आपका सही सवाल है। जब कंपनियां बायबैक करती हैं तो लोगों को लगता है कि कंपनी अपने खाते से अपने रिजर्व से पैसा देकर स्टॉक्स वापस खरीद रही है, उनको बेहतर रिटर्न दे रही। पर रिलायंस जैसी कंपनी जिसको आमतौर पर निवेशकों की संस्कृति बढ़ाने के लिए माना जाता है, उसे लेकर रिलायंस रिटेल का जो बायबैक शुरू हुआ है उसे लेकर काफ़ी नाराजगी और गुस्सा है। बल्कि गुस्सा इस तक है कि लोग कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में शिकायत करने की तैयारी कर रहे हैं। माजरा यह है कि रिलायंस रिटेल लिस्टेड कंपनी नहीं है, पर अनलिस्टेड मार्केट में रिलायंस के शेयर, रिटेल के शेयर ट्रेड होते हैं जो कि कंपनी के कर्मचारियों को और बाकी लोगों को दिए गए हैं। जो चर्चा में चल रही है वो ये है कि अनलिस्टेड मार्केट में रिलायंस रिटेल का शेयर 2700 रुपये के आसपास था, कोई 2600 रुपये बता रहा है, कोई 3000 रुपये बता रहा है। रिलायंस इसकी वापसी कर रहा है, बायबैक कर रहा है 1362 रुपये में। आमतौर पर 800 रुपये के आसपास का शेयर था, ऐसा माना जाता है। अब यहाँ से निवेशकों को जिन्होंने 2700 रुपये में ये शेयर किसी अपने जानने वाले से या कंपनी के एम्प्लॉय से खरीदा था, उन्हें सीधा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। तो एक दुविधा की बात यह है कि रिलायंस का जो वैल्यूएशन, जो 2 विशेष फर्म, जिन कंसल्टिंग फर्मों को रिलायंस ने अपने साथ जोड़ा था, जिन कंसल्टिंग फर्मों ने इसकी सलाह दी थी, ये वैल्यूएशन बहुत सारे निवेशकों को पसंद नहीं आ रहा है और उनको लग रहा है कि उनको नुकसान हो रहा है। पहली चीज़ तो ये है, ये वैल्यूएशन जिन कंपनियों ने, जिन 2 कंसल्टेंट ने सजेस्ट किया था, जिनके आधार पर अभी आपको कंपनी का वैल्यूएशन भी बताया गया है, उनका मानना यह है कि कंपनी के शेयर की वास्तविक वैल्यू यही है, 2700 रुपये नहीं है। अब दूसरी बड़ी दुविधा जो रिलायंस के वैल्यूएशन, रिलायंस रिटेल के वैल्यूएशन को लेकर है। जितना वैल्यूएशन इस शेयर के हिसाब से रिलायंस रिटेल का बनता है, उस हिसाब से तो फिर रिलायंस की पूरे समूह में सबसे बड़ी कंपनी यही है। फिर तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि सबसे बड़ी फ्लैगशिप कंपनी है, जो पेट्रोलियम में है, वो भी उतनी बड़ी कंपनी नहीं। ये भी एक बड़ी दुविधा है भीतर कि इस वैल्यूएशन के आधार पर क्या रिलायंस रिटेल इतनी बड़ी कंपनी है? रिलायंस रिटेल इतनी बड़ी कंपनी है तो इसके कारोबार में, इसके कामकाज में ऐसी इतना विस्तार या इतना रेवेन्यू की संभावनाएं नहीं दिखती हैं। और इस वजह से रिलायंस का ये पूरी मुहिम बाजार में चर्चा की और विवादों की वजह बनी हुई है। साथ ही सर, अनलिस्टेड मार्केट में जो लोग पैसे लगाते हैं उनके लिए एक तरीके से एक नज़ीर बन गया। क्या सीख मिलती है सर? बिल्कुल, ये सबक है बहुत बड़ा। अनलिस्टेड मार्केट भी है भारत में, अनलिस्टेड मार्केट में लोग शेयर खरीदते हैं। अगर आप अनलिस्टेड मार्केट से भी स्टॉक खरीदते हैं तो जरा थोड़ा समझकर, हिसाब किताब लगाकर और रिसर्च के जरिए खरीदिए। देश की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट की सबसे दोस्त, निवेशकों की सबसे दोस्त कंपनी के शेयर में अनलिस्टेड मार्केट में लोग क्या कह रहे हैं और क्या झेल रहे हैं आपके सामने है। उन्होंने 2700-3000 रुपये में शेयर खरीदा था और कंपनी उसका बायबैक 1300-1400 रुपये में कर रही है। अनलिस्टेड मार्केट खतरों से, उतने ही खतरों से और ज़्यादा बड़े खतरों से भरपूर है। इसलिए समझना ज़रूरी है कि अनलिस्टेड मार्केट में निवेश करने से पहले आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। जी, और अंबानी पे बात हो गई, अब जरा अदानी पे बात कर लेते हैं। जी हाँ, अदानी समूह को लेकर 2 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर है कि अदानी समूह ने पिछले 4 साल में करीब 9 अरब डॉलर की पूंजी जुटाई है। जिन निवेशकों से पूंजी जुटाई गई है उनमें कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, टोटल एनर्जीज इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी और GQG पार्टनर शामिल हैं। टोटल एनर्जी ने अप्रैल 2019 में अदानी टोटल गैस और अदानी ग्रीन एनर्जी में 3.3 अरब डॉलर की पूंजी का निवेश किया था। दूसरी खबर यह है कि अदानी कैपिटल को बेचने की तैयारी हो रही है। करीब 2000 करोड़ रुपए में अदानी कैपिटल को बेचने के लिए कई निवेशकों से बात की जा रही है।
सर इतनी खराब स्थिति होगी, कंपनी क्यों बेच रहे हैं अडानी अब? ये सबसे अनोखा फैसला है अडानी को लेकर। हम लोग हिंडनबर्ग के समय से अडानी के पूरे प्रकरण को फॉलो कर रहे हैं। पहली बार अडानी समूह अपनी कैपिटल की कंपनी, अपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस की कंपनी बेचने की तैयारी कर रहा है। और इसके कई सारे मायने, कई सारे अर्थ हैं जो बाजार में निकाले जा रहे हैं। आमतौर पर जो बड़े समूह हैं वो फाइनेंस कंपनियां अपने पास ज़रूर रखते हैं ताकि वो बहुत सारे क्रेडिट ऑपरेशन उससे चला सकें। पहले तो खबर सुन लीजिए। खबर ये है कि कंपनी से 2000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसके लिए जो 3 संभावित ग्रुप हैं जिनसे बातचीत चल रही है, जैसी कि सूचना है उस हिसाब से उसमें बेन कैपिटल, कार्लाइल और सर्विरस कैपिटल मैनेजमेंट, ये 3 कंपनी हैं जिनसे बात चल रही है अडानी कैपिटल की। अडानी समूह की तरफ से कहना है कि वो अपने आप को नॉन कोर कारोबार से बाहर निकाल रही है और अपने खास जो फोकस वाले काम हैं उनमें निवेश करेगी। तो फोकस वाले कामों में अडानी विल्मर, अडानी इंटरप्राइजेज है या पावर जैसी परिस्थितियां हैं। लेकिन ये बात अब बाजार में एक तरह से स्पष्ट हो चुकी है। मतलब एक ओपन फैक्ट है कि अडानी समूह के पास पूंजी की गहरी चुनौतियां हैं, इसलिए उसे अपनी फिनांस की कंपनी, अपनी कैपिटल कंपनी को, अपनी एनबीएफसी कंपनी को बेचना पड़ रहा है। ये कंपनी, अडानी समूह की ये कंपनी इक्विपमेंट में, कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए, बिजनेस के लिए, सप्लाई चेन फाइनेंस के लिए लोन देती है। जैसा हमने शुरुआत में कहा कि बड़े औद्योगिक घराने जिनका बहुत डाइवर्सिफाइड कारोबार होता है वो फाइनेंस कंपनी ज़रूर रखते हैं, क्योंकि इसके जरिए वो बहुत सारे सप्लायर फाइनेंस, वेंडर फाइनेंस जैसे काम करते हैं। और अब जबकि एक और इसमें बात दिलचस्प देखने वाली है विपुल, कि अब जब एनबीएफसी कंपनियां एक नए अवतार में डिजिटल और फिनटेक के साथ आगे आ रही हैं, हमें दिख रहा है कि कई सारी कंपनियां, जैसे रिलायंस की चर्चा भी हमने की, विपुल ने आपको बताया कि रिलायंस जियो फाइनेंस का डिमर्जर होने वाला है, जिसको लेकर बाजार में काफ़ी चर्चा है। ऐसी स्थिति में अडानी समूह को एक पोटेंशियल क्षेत्र से, एक बड़े क्षेत्र से जहाँ अच्छी संभावनाएं, वहाँ से हाथ खींचने पड़ रहे हैं, क्योंकि कर्ज का बोझ बुरी तरह लदा हुआ है और किसी भी तरह से हिस्सेदारी बेचकर पूरी कंपनी बेचकर पूंजी जुटाने की कोशिश की जा रही ताकि कर्ज चुकाया जा सके। तो पूंजी जुटाने के लिए जो है तमाम जो है तरीके जो है वो अपनाए जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। विदेशी बाजारों में कच्चे तेल का भाव $80 प्रति बैरल की तरफ बढ़ रहा है। सोमवार को ब्रेंट क्रूड की कीमतों में $78.69 प्रति बैरल का ऊपरी स्तर छुआ, जो करीब 2 महीने में सबसे ज़्यादा भाव है। कच्चे तेल के सबसे बड़े कंज्यूमर अमेरिका से अर्थव्यवस्था को लेकर आए कुछ आंकड़ों के बाद कीमतों में तेजी देखने को मिली है। जून के दौरान अमेरिका में बेरोजगारी कम हुई है। बेरोजगारी में आई कमी से संकेत मिल रहा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में फिलहाल मंदी नहीं आएगी। इसी वजह से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी है। उधर भारत में आयात होने वाले कच्चे तेल में रूसी तेल की सप्लाई घटने के साथ अमेरिका से आने वाले तेल की सप्लाई बढ़ रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जून के दौरान अमेरिका से भारत में रोजाना 2.24 लाख बैरल कच्चे तेल का आयात हुआ है। मई के दौरान ये आंकड़ा 1.38 लाख बैरल था। अक्सर चीन की अर्थव्यवस्था में कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है, इसके बावजूद कच्चा तेल लगातार हम देख रहे हैं उबलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कारण मान रहे हैं इसके पीछे? विपुल, तेल अभी हाल थोड़ी देर पहले अपने 10 हफ्ते की ऊंचाई से नीचे आया है। लंबे समय के बाद कच्चे तेल की कीमतों ने 10 हफ्ते की ऊंचाई छुई थी। हालांकि जैसा विपुल ने इशारा किया कि चीन की अर्थव्यवस्था में कोई अच्छी रिकवरी के आंकड़े नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन अब तेजी जो बन रही है वो बाजार में सप्लाई कम करने की जो कोशिशें हुई थी, उत्पादन कट करने की कोशिशें हुई थी, उनके नतीजे के तौर पर दिखाई दे रही है। और अब 78, 79, 80 के आसपास की कीमतें मिल रही हैं। और यही वो रणनीति थी जिस रणनीति पर फरवरी मार्च से काम शुरू हुआ था, जब ओपेक के देशों ने अपना उत्पादन कम किया था। इसमें जो सबसे बड़ा रोड़ा थे वो पुतिन थे, और पुतिन ने बाद में अपने सस्ते कच्चे तेल का मुंह छोड़कर ओपेक प्लस की एकजुटता को बनाए रखने के लिए अपने उत्पादन में कटौती शुरू की और अपनी कीमतें बढ़ाना शुरू की। और नतीजा ये हुआ कि जैसे ही रूस के उत्पादन में कटौती हुई और उसकी आपूर्ति कम हुई, बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने लगी। बीच में ऐसा लग रहा था कि सऊदी सुल्तान MBS और पुतिन के बीच तेल को लेकर कुछ रिश्ते खराब हैं, पर एक दिलचस्प किस्सा ये है कि जब मॉस्को में का सीज़ करने के लिए प्रिगोजिन जा रहे थे, वो मशहूर घटना 2 हफ्ते पहले की, जब ऐसा लग रहा था कि रूसी सेना में बगावत हुई और प्रिगोजिन जा रहे हैं, तो वो संकट टलने के बाद ऐसा माना जाता है कि जो पुतिन से बात करने वाले सबसे पहले नेता थे वो सऊदी प्रिंस ही थे। तो इस रिश्ते के बाद अब कच्चे तेल के बाजार में जो 2 बड़े आपूर्तिकर्ता हैं, सप्लायर हैं, सऊदी अरब और रूस, दोनों ने अपनी अपनी आपूर्ति के नल थोड़े बंद करने शुरू किए, उनको टाइट करना शुरू किया। और इसलिए बाजार में ये सप्लाई की कमी ड्रिवन प्राइस है, क्योंकि डिमांड की साइड से तो कोई अभी बहुत अच्छी तस्वीर बाजार में नहीं, खासतौर पर चीन की अर्थव्यवस्था से। सर, अगला महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अब रूस का तेल तो महंगा हो रहा है,
तो अब भारत की नज़रें कौन से मार्केट पे रहेंगी कि जहाँ पे सस्ता तेल भारत को मिल सके? भारत के लिए अब रूस के कच्चे तेल पे जो मिलने वाला डिस्काउंट है वो $3-4 के आसपास रह गया है। जैसे हमने बताया कि रूस ने ओपेक के साथ जाना बेहतर समझा है और अब इसलिए भारत में सस्ते कच्चे तेल का ये जो पाइप था, ये जो पाइपलाइन थी, ये सिकुड़ रही और बंद हो रही। सरप्राइजिंगली दिलचस्प तौर पर दिख रहा है कि भारत ने अमेरिका से कच्चे तेल का आयात बढ़ाना शुरू किया है। बजाय ओपेक देशों के अमेरिका की तरफ जाने की कोशिश की जा रही। हाल में भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के बीच कुछ नए तरीके की समझ भी बनी है। मैं वो टेक्सा के आंकड़े देख रहा था, जो आंकड़े बताते हैं कि जो जून में प्रतिदिन के हिसाब से अगर देखें तो रूस से आने वाले कच्चे तेल की, भारत में जो रूस से कच्चे तेल का आया था उसमें 8% की करीब कमी आई है। लेकिन इसी क्रम में अगर आप हालांकि रूस से काफ़ी बड़ा तेल आता है, लेकिन इसी क्रम में अगर आप अप्रैल से देखें तो अप्रैल के बाद से भारत में अप्रैल, मई और जून में अमेरिका से कच्चे तेल का आयात तेज़ी से बढ़ा है। अगर आप बैरल प्रति दिन के हिसाब से देखें तो 1,19,000 बैरल प्रतिदिन का आयात अमेरिका से कच्चे तेल का अप्रैल में हुआ था। मई में 1,38,000 बैरल था और जून में 2,24,000 बैरल के आसपास का आयात अमेरिका से हुआ है। तो यानी भारतीय आयातक अब अमेरिका के तेल से, अमेरिका के कच्चे तेल के आयात करने की तरफ देख रहे हैं। हालांकि इसकी कॉस्ट थोड़ी ट्रैफिक के कारण और लंबी दूरी से आने के कारण इसकी कॉस्ट में उतना डिस्काउंट नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका के कच्चा तेल ब्रेंट से तो प्रतिस्पर्धी तौर पर दिख ही रहा है। जी, चलिए तो अब रुख कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। नियमों में बदलाव करके केंद्र सरकार ने जीएसटी नेटवर्क यानी जीएसटीएन को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में लाने का फैसला किया है। इस संबंध में शनिवार को सूचना भी जारी कर दी गई है और इसके बाद अब मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में जीएसटी नेटवर्क अपनी जानकारी को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी तथा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को उपलब्ध कराएगा। जीएसटी से फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम तथा फर्जी इनवॉइस से जुड़े मामले भी अब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में आएंगे। जीएसटी को लेकर टैक्स चोरी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। सर, जीएसटीएन में पीएमएलए की जरूरत क्यों पड़ रही है? मतलब ऐसा क्या हो रहा था? ये सबसे चौंकाने वाला और सबसे बड़ा बदलाव है जीएसटी के अपने पिछले इतने सालों के इतिहास में, 5-6 सालों के इतिहास में, और इसका काफ़ी बड़ा असर होने वाला है। अभी आप अचानक इन सुर्खियों से को समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि भारत में पिछले 1 साल में जीएसटी के फ्रॉड की मानो बाढ़ आ गई है। 25%, 30% कंपनियाँ फर्जी हैं, फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की तैयारी की जा रही है, आइडेंटिफिकेशन नंबर गलत है, और अचानक सरकार ने भारत के जो सबसे ड्रैकोनियन या सबसे ताकतवर कानून है उसे जीएसटी पर लागू कर दिया है। सरकार ने एक सूचना जारी की है जिसमें कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो पीएमएलए एक्ट है, उसके दायरे में जीएसटीएन को भी लाया गया है और ये 26वीं इकाई होगी, ये 26वीं ऐसी एंटिटी है जो पीएमएलए के तहत आएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जीएसटीएन अब अपने सारे हिसाब किताब को, अपनी जानकारियों को, अपनी सूचनाओं को पीएमएलए के तहत ईडी को देने के लिए बाध्य होगा। यानी जो भी टैक्स किसी व्यापारी से वसूला जा रहा है, जो उसके ट्रेडिंग से जुड़ी हुई जानकारियां हैं, जो अगर वो निर्यात और आयात कर रहा है तो उससे जो जुड़ी जानकारियां हैं, इन सबको मिलाकर इनकी सारी सूचनाएं अब पीएमएलए के तहत ईडी को मिलेंगी। और ये इसलिए शायद किया गया है, इसके संकेत ऐसे हैं विपुल कि जो ताजे घोटाले मिले हैं जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट के और जो फ्रॉड कंपनियों के, उनमें एक बड़ा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए ट्रेड का या निर्यात का हो सकता है। और इसलिए जीएसटी अब, जो कि भारतीय टैक्स का कानून था, वो भारत के जो सबसे ताकतवर और बहुआयामी कानून है पीएमएलए, उसके दायरे में आ गया है। तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक नहीं हो जाएगा? व्यापारी डरेंगे नहीं कि मतलब जिस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं? स्वाभाविक सी बात है, ड्रैकोनियन है। पीएमएलए को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं, पीएमएलए कानून को लेकर अदालतों में भी चुनौती दी गई। ईडी के पास इसमें अकूत ताकत है और अगर इसमें कोई मामला मान लीजिए जीएसटी के तहत पीएमएलए में पकड़ा गया तो फिर पीएमएलए के तहत कार्रवाई होगी और उसमें संपत्ति कुर्क होना, संपत्ति जब्त होना, ये बड़ी समस्या है। तो इससे जीएसटी का पूरा ढांचा स्वाभाविक सी बात है कि काफ़ी ड्रैकोनियन, काफ़ी पावरफुल और काफ़ी ताकतवर होगा और इसके दुरुपयोग के इंस्पेक्टर राज के खतरे तो मौजूद हैं ही। पर यह बात हम पहले से भी बता रहे हैं कि पिछले 6 महीने के भीतर जीएसटी में जैसे बदलाव हो रहे हैं, जिस तरीके के बदलाव किए जा रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के घोटाले निकलने के बाद, वो जीएसटी को एक स्मूथ, एक नॉन इंटरफियरिंग टैक्स सिस्टम तो नहीं ही रखेंगे, क्योंकि जैसे बदलाव हो रहे हैं उसमें जीएसटी में इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इन तौर तरीकों से ये दिखाई दे रहा है। अब सर, जीएसटी की बैठक होने जा रही है और क्या कुछ बदलाव और क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं?
जीएसटी का काउंसिल की बैठक होनी है कल दिल्ली में, और उसमें कई सारे प्रस्ताव जिन पर चर्चा है, पर उसमें एक प्रस्ताव जीएसटी की सारी इकाइयों के लिए जियो टैगिंग अनिवार्य करने का है, यानी पता चल सके कि कौन सी कंपनी किस स्थान पर है, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट के फ्रॉड में कंपनियों के पतों को लेकर, उनके एड्रेस को लेकर काफ़ी गफलत पाई गई कि कंपनी कहीं रजिस्टर्ड थी, वो काम कहीं कर रही थी। तो शायद जीएसटी काउंसिल कल डिसाइड करके हर कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन में जियो टैगिंग अनिवार्य कर देगी। इसके अलावा कुछ और भी छोटे मोटे टैक्स के मामले जिनको निर्धारित किया जाना है। सोने को लेकर एक दिलचस्प बदलाव हो सकता है। जीएसटी काउंसिल शायद जो सोना और जो ज्वेलरी है या जो प्रेशियस स्टोन है, 2 लाख रुपए से ऊपर के अगर ये इस तरीके की सामग्री का ट्रांसपोर्ट किया जाता है राज्य के भीतर या राज्यों के बीच में, तो इसके लिए नए नियम लेकर आएगी कि इसमें टैक्स की चोरी रोकी जा सके, और इसे ई वे बिल के दायरे में लाकर इसके लिए ई वे बिल जारी किया जाएगा। तो गोल्ड को लेकर कल की जीएसटी काउंसिल की बैठक कुछ बड़े नियम और बदलावों के साथ आ सकती है। इसके अलावा कुछ और उत्पादों की लिस्ट है जिस पर टैक्स के ढांचे में फेरबदल हो सकता है। तो जैसा कि आपको सर ने बताया कि 11 जुलाई को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है, और इस बैठक में नए पेश किए गए ओएनडीसी मॉडल में सप्लायर के स्रोत पर कर संग्रह यानी कि टीसीएस देनदारी के बारे में स्पष्टीकरण मिल सकता है। बैठक में स्पष्टीकरण ये मिल सकता है कि अगर एक ही ट्रांजैक्शन में कई ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी ईसीओ शामिल हैं तो सप्लायर को भुगतान करते समय सेलर के ऐप के जरिए टीसीएस काटा जाएगा। तो ये जानकारी आपके लिए देनी थी। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि देश की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी एनएसडीएल ने शेयर बाजार में लिस्ट होने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कंपनी ने शेयर बाजार में लिस्ट होने के लिए कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास आईपीओ का ड्राफ्ट जमा करा दिया है। कंपनी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराया जाएगा। सर, एनएसडीएल का आईपीओ इतना महत्वपूर्ण क्यों है और काफ़ी लोगों की नज़रें यहाँ पर लगी हुई? हाँ, एनएसडीएल के आईपीओ सबसे की नज़रें इसलिए हमें कि तो भारत की सबसे बड़ी सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है जिसके पास अपने स्टॉक डिपॉजिट करते हैं और बाकी भी डिपॉजिटरीज चलाती है। दूसरा ये कि इसकी जो दूसरी सहोदर कंपनी है सीडीएसएल, ये आईपीओ ला चुकी है। 524 करोड़ का आईपीओ आया था, 170 गुना सब्सक्राइब हुआ था। तो इसलिए लोगों को नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट और सरकारी बैंकों की इसमें हिस्सेदारी है, तो इसके आईपीओ को लेकर काफ़ी उम्मीद दिखाई दे रही है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह कि चूंकि डिपॉजिटरी भारत के बैंकों और स्टॉक मार्केट कंपनियों ने, जिसमें एनएसई बीएसई है, इन्होंने मिलकर बनाई थी, तो इसमें आईडीबीआई बैंक, एसबीआई, एनएसई, बहुत सारे बैंक हैं जो अपनी हिस्सेदारी डाइल्यूट करेंगे। डिपॉजिटरी बिजनेस भारत में तेजी से ग्रो कर रहा है और दोनों डिपॉजिटरीज अब भारतीय बाजार में लिस्ट होंगी। निवेशकों के लिहाज से ये भी से अच्छा है क्योंकि डिपॉजिटरी कंपनी अगर बाजार में लिस्ट है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी की गारंटी और गुंजाइश की जा सकती है, क्योंकि जो आपके सारे शेयर्स की डिपॉजिटरीज के बारे में को संभालती है। और इसका ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी के पास पहुंच चुका है। इससे ये पता चलेगा, थोड़े समय में चूंकि सेबी ने नए नियम तैयार कर दिए हैं, तो उम्मीद है कि इसके शेयर के इसके आईपीओ को लेकर हमारे सामने जल्द जानकारियां आएंगी। और जैसे ही जानकारी आएगी वैसे ही हम अपने दर्शकों को हमारे खास सेगमेंट वाह क्या आईपीओ के जरिए हर रोज 1:45 पर बता रहे हैं। और आज जो लिस्टिंग हुई है साइंट की 52% प्रीमियम पर, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? क्या सेकेंडरी मार्केट में अभी भी खरीदारी करनी चाहिए? आज से 2 और एसएमई आईपीओ खुले हुए हैं, टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आज से खुला हुआ है, वहाँ पे क्या करना चाहिए? इन कोई भी जानकारी चाहिए तो हर रोज़ 1 से 2 हेलो मनी 9 में 1:45 पर वाह क्या आईपीओ है के जरिए हमारे साथ जुड़िए और समझिए कि प्राइमरी मार्केट में क्या कुछ एक्शन हो रहा है। और अब नज़र डाल लेते हैं झटपट पर। चीन के रेगुलेटर ने वहां के आंट ग्रुप के ऊपर करीब $1 अरब का जुर्माना ठोका है। चीन में आंट ग्रुप के खिलाफ करीब 3 साल पहले जांच शुरू हुई थी और जांच पूरी होने के बाद ये जुर्माना लगाया गया है। माना यह जा रहा है कि चीन की सरकार के साथ आंट ग्रुप के संस्थापक जैक मा के संबंध ठीक नहीं है, जिसकी वजह से जैक मा की कंपनियों के खिलाफ जाँच शुरू हुई थी और अब यहाँ पर यह जुर्माना लगाया गया है। इधर जून तिमाही के दौरान टेलीकॉम डेटा की खपत बढ़ने तथा 4G ग्राहकों के आंकड़े में हुई बढ़ोतरी की वजह से टेलीकॉम कंपनियों की कमाई में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि कमाई में यह बढ़ोतरी सिर्फ भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो तक ही सीमित दिखाई दे रही है, क्योंकि इन दोनों कंपनियों के ग्राहक ही ज़्यादा बड़े हैं। वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों में तो लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि एनएससी ने सर्वेक्षण प्रक्रिया में सुधार के लिए 5 विशेषज्ञों की कमेटी का गठन किया है। कमेटी के गठन का मकसद सरकार के सांख्यिकी सर्वेक्षणों के आंकड़ों में सुधार करना है। कमेटी अपनी सिफारिशें एनएससी को सौंपेगी। कमेटी सर्वेक्षणों में टेक्नोलॉजी को शामिल करने, सैंपलिंग, डेटा कलेक्शन की प्रक्रिया और सांख्यिकी तरीकों समेत अन्य मुद्दों पर
अपनी सिफारिशें देंगी। सर, आपकी टिप्पणी इन खबरों पर? एंट ग्रुप पे चीन की कार्रवाई काफ़ी दुनिया में करीब से देखी जा रही, क्योंकि चीन की जो सिक्योरिटी अथॉरिटी है उसने एंट ग्रुप पर जुर्माना भी लगाया है और ये भी कहा है कि कंपनी अपना जो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है उसे भी बंद करे। और अलीबाबा समूह की चीन की सरकार के साथ रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। पूरी दुनिया में भी अलीबाबा समूह को स्टार्टअप निवेश में काफ़ी नुकसान हुआ है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर ये कि सरकार अपने जो सर्वे हैं उनका तौर तरीका बदलने जा रही है। लंबे समय बाद शायद सरकार को एहसास हुआ है कि उसके सर्वे के आंकड़े ठीक नहीं हैं, उनकी रेलेवेंस ठीक नहीं है, और इसके लिए 5 अलग अलग समितियां बनाई गई हैं क्योंकि सरकार के सर्वे आर्थिक सूचनाओं का सबसे प्रमुख स्रोत होते हैं, इसलिए उनमें बदलाव किया जाएगा और उनके कामकाज के और उनसे सूचनाएं कलेक्ट करने के तौर तरीके बदले जाएंगे। याद होगा 2017-18 में विपुल सरकार ने एक एक्सपेंडिचर सर्वे कराया था, लेकिन उसे बाद में जंग कर दिया गया था, उसे जारी नहीं किया गया था, निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि उसमें लोगों की खपत और खर्च के बारे में सही जानकारियाँ नहीं मिली थी। अंशुमान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप अपनी जेब से जुड़ी तमाम खबरों के लिए लगातार Money9 के साथ बने रहिए। और साथ ही साथ अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो money9.com पे अवश्य जाइए और वहाँ पर अभी ITR को लेकर के क्या कुछ हो रहा है, IPO मार्केट में क्या कुछ हो रहा है, तमाम खबरें आपको बहुत विस्तार पूर्वक जो है मिलेंगी। और लगातार आप Money9 ऐप पर भी हमारे तमाम कार्यक्रमों को देख सकते हैं। अगर ऐप आपने नहीं डाउनलोड किया है तो Money9 के ऐप को भी अवश्य डाउनलोड कर लीजिए। फिलहाल अपने इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आप लगातार Money9 के साथ बने रहिए। नमस्कार। ऐसे ही का तन्हा